हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र थानवी आपका थानवी लॉ पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारतीय न्याय संहिता हर एक लीगल एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये तीनों कानून मिलाकर जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स कहलाते हैं, उसमें ये सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है, दैट इज ए जनरल लॉ ऑफ क्राइम। ओके, हमने पिछली क्लास में बीएनएस का आईपीसी के साथ में कंपैरिजन पढ़ा था और वो संक्षेप में मैंने सारी बातें बताई थी। आज हम इसमें सिस्टमेटिकली चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले मैं एक बार और बता देता हूं कि बीएनएस का जो पढ़ाई है उसको हम दो भागों में बांट कर करेंगे। पहला पोर्शन जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स का होता है, जिसमें जुरिस्डिक्शन वगैरह सारे आते हैं, और दूसरा पोर्शन जो होता है वो स्पेसिफिक ऑफेंसेज का होता है। ये दो भागों में बांट करके जो पढ़ाई करते हैं वो व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें सीख जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछली क्लास में, कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप अपना बीएनएस के ऊपर कमांड चाहते हो तो आपको ये परिभाषा खंड जो है, जो पहले जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से था, और जनरल एक्सप्लेनेशन की धारा 3 है, उसमें कुछ पोर्शन है और जनरल एक्सेप्शंस हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है अगर आप हकीकत में आईपीसी पर, जो कि आज की तारीख में बीएनएस के नाम से है, अगर उस पर कमांड चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये धारा 1। इसमें हमने पढ़ा था कि इसका धारा 1 जो है वो बताती है हमें कि इस कानून का संक्षिप्त नाम क्या है। इसका संक्षिप्त नाम जो है ना, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। जो पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता। धारा 358 बीएनएस के द्वारा इसे निरसित कर दिया गया है और आज की तारीख में जो प्रवर्तन में कानून है उसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब ये भारतीय न्याय संहिता की पहली जो धारा है उसमें कितनी बातें हैं। पहला है शॉर्ट टाइटल नंबर 1, दूसरा एक्सटेंट, और तीसरा है दोस्तों कमेंसमेंट। ठीक है, तो ये शॉर्ट टाइटल तो हो गया, ये संक्षिप्त नाम इसका भारतीय न्याय संहिता है। अब इसका एक्सटेंट, इसका विस्तार कहां तक है। आर्टिकल 370 हटने के बाद में अब सारे कानून पूरे संपूर्ण भारत में लागू होते। वो एक अलग बात है कि जो बीएनएसएस में और सीपीसी में अलग प्रोविजन किया हुआ है पर्टिकुलर राज्य के लिए, उसको हम अलग से देखेंगे। बाकी जहां तक बीएनएस का सवाल है, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। नहीं तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं है। फिर ये कमेंसमेंट की बात आई कि ये प्रारंभ कब होना है। तो प्रारंभ होने के लिए गवर्नमेंट जो है ना, इसमें एक डेट रखती है जिसको उसको नोटिफाई करना होता है। फ्रॉम दैट डेट ए पर्टिकुलर लॉ कम्स इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम W.E.F. आता है। तो इसमें भी हमें यही बात देखनी है। तो इट वाज एसेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 दिसंबर 2023। और ये प्रवर्तन में कब आया दोस्तों, लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 2024। तो देखो, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। ये हुआ इसका काम पूरा। अब इसमें धारा देखो, पहले जो है ना, पहले प्रिलिमिनरी में धारा 1 से 5 होती थी, अब प्रिलिमिनरी में धारा 1 से 3 है। अब 1 से 3 है तो सारा का सारा मर्म इसी में है दोस्तों, 1 से 3 में ही। ठीक है, अब आ जाओ 2। तो सबसेक्शन 2 ये कहता है, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
मैंने पहले से ही ऊपर आपको बता दिया कि इट वाज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 दिसंबर 2023 and BNS came into force on 1st July 2024. ओके देखो थानवी सर के साथ में अगर कदम से कदम मिलाकर चलोगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, तो मैं दावे से कहता हूं कि आपको कानून का व्यवस्थित और अच्छा ज्ञान अर्जित करने से कोई रोक नहीं सकता और आपका किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विस में चयन होने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। ये मान के चलो आप, कंफर्म बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्लास में कभी भी आधी अधूरी कोरी कच्ची पढ़ाई ना तो की जाती है ना करवाई जाती है। थॉरोली पढ़ने को मिलेगा, एक एक चीज अच्छे से समझने को मिलेगी। यहाँ पर ये आपकी सुविधा के लिए पैनल बोर्ड पर जो है ना प्योर शुद्ध कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ है विदाउट एनी एडिशन ऑल्ट्रेशन डिलीशन, ये प्योरली बेयर एक्ट है जिसको मैं यहाँ पर वाचन करूंगा and thereafter I shall explain each and everything to you people with a view to understand a proper concept of the law। यहाँ पर conceptual पढ़ाई करने को आपको मिलेगी और आप BNS को जिस तरीके से पढ़ोगे मेरा दावा है कि आप किसी सूरत में भूल नहीं सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आया सब सेक्शन 3। अब एक का एक पढ़ा, एक का दो पढ़ा, अब एक का 3 आया। ये जो बात है ये अर्लियर आईपीसी में दिस वाज सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 था ये किसमें, आईपीसी में। अब देखो ये 3 धाराएं हमें एक साथ पढ़नी है जो भारतीय दंड संहिता में धारा 2, 3, 4 के नाम से थे और 2, 3, 4 वो यहां पर हो गए हैं 3, 4, 5, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5। अब देखो अब क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये जो बात करती है धारा, ये उपधारा ये कहती है कि विदाउट एनी रेफरेंस टू नंबर 1 रैंक, दूसरा नेशनलिटी, नंबर 3 उसका कास्ट और चौथा क्रीड, इन चारों बातों को ध्यान दिए बिना विदाउट एनी डिफरेंस एंड डिस्टिंक्शन ईच एंड एवरी पर्सन इज लायबल टू बी पनिश्ड। यदि उसने अपने कार्य या लोप के द्वारा भारतीय न्याय संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है तो वो दोषी होगा और दंड का भागी होगा। Provided that this offense is required to be committed by him within India. Now this is the section which speaks about what? ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि भारत के भीतर किए गए हर अपराध के लिए हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, एनी पर्सन नहीं लिखा, एवरी पर्सन लिखा है। एवरी पर्सन, इसका मतलब कोई तरह का भेदभाव नहीं होगा और जो व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के किसी भी प्रावधान का अपने कार्य या लोप के द्वारा उल्लंघन करेगा वो व्यक्ति दोषी होगा और दंड का भागी होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, बशर्ते कि वो उसके द्वारा किया गया अपराध भारत के भीतर विद इन इंडिया। तो देखो एक बात ध्यान रखना, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। आपराधिक न्याय शास्त्र का ये मूलभूत सिद्धांत है कि फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंस, नॉट द लोकेलिटी ऑफ द एंड नेशनलिटी ऑफ द ऑफेंडर। अपराधी की राष्ट्रीयता, अपराधी कहां का है, अपराधी का स्थान कौन सा है, दैट डज नॉट मैटर। A thing which matters is the locality where the offense is committed, the place where offense is committed, that is none else but India. तो within India, what is meant by within India? तो दांडिक न्यायालय को जुरिस्डिक्शन कौन देता है? दांडिक न्यायालय को जुरिस्डिक्शन देता है या तो टेरिटरी देती है और नहीं तो सिटीजनशिप देती है। तो ये भारत का राज्य क्षेत्र है। विद इन इंडिया का मतलब क्या है? तो दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ BNS, है ना। तो भारतीय न्याय संहिता का भारत के भीतर लागू होना। अब देखो कोई भी फॉरेनर आया है और हिंदुस्तान में आकर के कोई भी ऐसा कृत्य करता है
जो भारतीय न्याय संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन है, तो ही कैन नॉट प्लीड लाइक दिस। वो ऐसा नहीं कह सकता कि भाई हमारे वहां तो मैंने जो यहाँ कार्य किया है वो अपराध है ही नहीं। इट मेक्स नो डिफरेंस दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस प्ली इज नॉट एट ऑल मेंटेनेबल। सिर्फ ये हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग पनिशमेंट, कोर्ट जो है ना वो मिटिगेशन ऑफ पनिशमेंट का ध्यान रख सकता है, उसको कमतर दंड से दंडित कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एट ऑल मेंटेनेबल, कि हमारे वहां तो ऐसा कार्य अपराध है ही नहीं। तो लोकेलिटी होती है ना, वो लोकेलिटी ही जो है ना ज्यूरिसडिक्शन देती है कोर्ट को। तो अपराध कहां किया गया? भारत में। अब भारत में तो टेरिटरी, टेरिटरी से टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो टेरिटरी, तो इंडियन टेरिटरी का क्या क्राइटेरिया है, किस स्थान को हम किससे बन करके भारत का राज्य क्षेत्र का निर्माण होता है। भारत के राज्य क्षेत्र का निर्माण पढ़ना चाहते हो तो भारत के संविधान में जाना और आर्टिकल 1 में पढ़ना, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज, इनसे मिलकर के क्या बनता है? भारत का राज्य क्षेत्र। और राज्य क्षेत्र में शामिल है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्या शामिल है? एयरक्राफ्ट एंड शिप, है ना। तो जहाज और हवाई जहाज दोनों इसमें शामिल है, प्रोवाइडेड दैट द सेम इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। ओके, हम इन सारी बातों को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे और मैं सारी बातें आपको समझा दूंगा दोस्तों। आप ये मान करके चलो कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके, अब जैसे देखो लोकेलिटी जो है ना ऑफेंडर की जो है ना दैट डज नॉट मैटर। तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट केस जो है वो सॉरी मुबारक अली वर्सेज स्टेट ऑफ मुंबई का मामला है। इसमें यह बात अभी निर्धारित की गई थी क्योंकि एक पाकिस्तानी नागरिक जो है ना पाकिस्तान में बैठे बैठे पत्र के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा हिंदुस्तान में एक आदमी को क्या कर रहा था? मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या व्यपदेशन। और तद द्वारा उसने उसको कहा कि मेरा एक व्यक्ति जो है ना इंडिया में है, उसको आप एक अमुक राशि का भुगतान कर दो। द सेम वाज मेड, कर दिया गया। और उसके बाद में मुकदमा चला, इंडिया में चला। वाई? बिकॉज he himself was there in Pakistan, but offense was committed within India. Therefore, he was prosecuted for commission of the offense of 420, है ना, चीटिंग के लिए उसे अभियोजित किया गया था। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि विद इन इंडिया का मतलब, अब देखो एक और पते की बात बता देता हूं जो जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में इतनी प्रासंगिक नहीं होती, परंतु मैंने आपको पिछली क्लास में ये क्लियर कर दिया था दोस्तों कि मेरी क्लास जो है ना वो केवल और केवल इट इज नॉट कन्फाइंड अप टू जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। भले ही थंबनेल पर कुछ भी लिखा रहे, ये एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और भी कोई पीएचडी करने वाला हो, कुछ भी, कोई भी आदमी जो इस बीएनएस के लेक्चर को देखेगा, जो हर व्यक्ति जो कानून के क्षेत्र में काम कर रहा है उसके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो सवाल ये है कि अब हम जो देखो कंपास ऑफ लैंड, तो भारत का जमीनी क्षेत्र, तो भारत की जमीन, तो दिस इज लैंड ऑफ इंडिया वेयर ऑफेंस इज कमिटेड। अब सवाल अगर कोई ये उठाए कि अगर इफ द ऑफेंस इज कमिटेड ऑन वाटर देन व्हाट इज टू बी डन विद द मैटर, तो फिर क्या करना? तो फिर हमें देखना है कि जैसे अगर हम मुंबई जाते हैं तो मुंबई में आप देखोगे सी कोस्ट। सी कोस्ट किसे कहते हैं? समुद्र तट। तो समुद्र तट दैट इज कॉल्ड बेस लाइन। उस बेस लाइन से पहले तो 3 नॉटिकल माइल था, उसके बाद में ये जो है ये मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन एक्ट जो पास हुआ इंग्लैंड में, उसके बाद में पूरे संसार में हर देश के लिए स्थिति हो गई। तो भारत में जो भारत का समुद्र तट है उससे 12 मैरीटाइम माइल्स दैट इज कॉल्ड नॉटिकल माइल्स दैट इज कॉल्ड समुद्री मील, कितने? 12। तो जहां पर जमीन और पानी मिलते हैं समुद्र में, जमीन पर सी कोस्ट होता है ना, आप जैसे कहीं बॉम्बे जाओगे तो चौपाटी वगैरह जाओगे, विले पार्ले में, तो वहां देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जमीन खत्म होती है फिर पानी शुरू होता है। तो जहां जमीन और पानी एक जगह पर है दैट इज कॉल्ड सी कोस्ट, और वहां से हमें गणना करनी है 12 किलोमीटर अंदर, और वो 12 किलोमीटर दैट इज कॉल्ड नॉटिकल माइल्स दैट इज कॉल्ड मैरीटाइम माइल्स, उन्हें कहते हैं हिंदी में समुद्री मील। वो समुद्री मील जो है ना वो भारत का जल क्षेत्र माना जाता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है क्या? पानी। कहां तक पानी?
समुद्री मील कितने? 12। तो वहां तक में कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो इट विल बी डीम्ड दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया, तो ये भारत के भीतर किया गया अपराध माना जाएगा। और वो व्यक्ति, दैट मैन ऑफेंडर इज सब्जेक्ट टू क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, वो सीधे सीधे भारत के दंडिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो है इस धारा का मजमून, और इसको मैंने आपको डिटेल में समझा। अब इसको देखो, जहां हम अगर एवरी पर्सन के लिए बात पढ़ेंगे तो वन थिंग इज टू बी केप्ट इन माइंड बाय वी पीपल। क्या हमें ध्यान रखना है? हमें दोस्तों ध्यान ये रखना है कि ये, जैसे हमने पहले ही समझ लिया कि विदाउट एनी डिफरेंस एंड डिस्टिंक्शन ये सबको लागू होगी। जो कोई भी भारतीय न्याय संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन करके कोई अपराध करेगा तो वो दंड का भागी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु इस धारा के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में वो लोग आते हैं, दोज आर कॉल्ड हाई डिग्निटरीज। वो हाई डिग्निटरीज में कौन कौन है? तो हाई डिग्निटरीज में तो देखो, दो कानूनों को हमें ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल लॉ। तो अंतरराष्ट्रीय विधि और भारत का संविधान। भारत के संविधान में आर्टिकल 361 देखना, आर्टिकल 361 का मेरे ख्याल से सब क्लॉज 2 है, उसमें इट हैज बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड कि भारत का राष्ट्रपति और किसी भी राज्य का राज्यपाल, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू criminal courts of India, they are not going to be prosecuted for any act done by them during the term of their office, है ना। तो उनके कार्यकाल के दौरान, तो this immunity has been granted by the constitution, the same has been provided to these two people like president of India and second one that is a governor of the states। तो किसी भी राज्य का राज्यपाल हो तो इनको ये जो छूट मिली हुई है, उन्मुक्ति जो मिली हुई है, ये केवल और केवल उनके जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जो उनका कार्यकाल है उसके दौरान ही है, उसके बाद में नहीं है दोस्तों। और फिर इंटरनेशनल लॉ में देखोगे तो किनको, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू इंडियन क्रिमिनल कोर्ट्स, दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रोसिक्यूटेड बिफोर द इंडियन क्रिमिनल कोर्ट्स। कौन है वो फॉरेन सॉवरेन है। फॉरेन सॉवरेन कौन है? विदेशी संप्रभु। विदेशी संप्रभु के साथ कौन है? राजदूत वहां का। और कौन है? विदेशी शत्रु। और कौन है? विदेशी सेना। और कौन है? युद्धपोत। तो ये सारी जो बातें हैं, इनको अगर उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम किया है तो दे मे बी प्रोसिक्यूटेड, अदरवाइज वो जो है ना, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ इंडिया, वो साधारण विधि के अधीन नहीं आते हैं। और चूंकि उनको जो है ना वर्ल्ड वाइड ये इम्यूनिटी मिली हुई है विदेशी संप्रभु को और उनके राजदूत को। राजदूत कौन होता है? विदेशी संप्रभु जो है वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। देयरफॉर दे पीपल आर फ्री फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। उनको देखो, राजदूत यहां कुछ भी गड़बड़ करे तो दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रोसिक्यूटेड, इंस्टेड देयर ऑफ दे आर सेंट बैक, उनको वापस भेज दिया जाता है। वहां की गवर्नमेंट अगर ठीक समझे तो वो अपने आदमी को वहां पे अभियोजित कर सकती है, परंतु यहां पर नहीं होता। ये प्रावधान इस तरह का है। तो दिस इज कॉल्ड, तो देखो ये पहला, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, जो व्यक्ति अगर जर्मनी से हिंदुस्तान में आया, इंग्लैंड से हिंदुस्तान में आया, अमेरिका से हिंदुस्तान में आया, आज की तारीख में तो सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री नाम के अपराध को पहले तो असंवैधानिक घोषित कर दिया था, उसके बाद में अब इन्होंने इसमें से जो भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय दंड संहिता में धारा 497 थी, जारता जो थी, उस जारता को जो अपराध थी उसको अब हटा ही दिया है इसमें से पूरा। परंतु अगर जैसे बाय द वे वो अगर अस्तित्व में होती तो कोई इंग्लैंड का नागरिक इंडिया में आने के बाद किसी भी शादीशुदा महिला के साथ में अवैध संबंध रखता और अगर उसको हम भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में अभियोजित करते तो वो ये प्ली लेता कि भाई हमारे इंग्लैंड में तो किसी भी शादीशुदा महिला के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखना जो है ना दंडनीय अपराध है नहीं, दिस फैक्ट वाज नॉट नोन टू मी, तो दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस ऑफ लॉ। तो आपके ये कानून की जो है ना जानकारी नहीं है, आप इग्नोरेंट हैं, तो इससे आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है ना। तो इसलिए बिना किसी भी भेदभाव के हर व्यक्ति जो भारतीय न्याय संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन अपने कार्य या कार्य के लोप द्वारा करेगा, वो व्यक्ति इस धारा के अधीन दंड का भागी होगा।
तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ BNS। ओके, हमें तो दोस्तों तीन बातें ध्यान रखनी है। भारत के भीतर तो विद इन इंडिया कोई भी व्यक्ति अपराध करे, वेदर इट इज सिटीजन और नॉन सिटीजन, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी अब अगली हम धारा पढ़ेंगे ना, उसमें offense is committed by a person who being a citizen of India and offense is committed beyond and without India, तो बाहर किया जाता है कौन वो? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत के दंडिक न्यायालयों को क्षेत्राधिकार कौन प्रदान करेगा? दो में से कोई एक चीज, या तो राज्य क्षेत्र है जहां पे अपराध किया गया है, और या फिर भारत का नागरिक है जो विदेशी भूमि पर। नहीं तो देखो मैं एक बात बताऊं कि विदेशी भूमि पर अगर विदेशी व्यक्ति अपराध करेगा तो हमें तो कोई लेना देना ही नहीं। वहां अपराध कौन कर रहा है? वहां अपराध करता है इंडियन सिटीजन। दैट मैन इज गोइंग टू कमिट एन ऑफेंस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, देयरफॉर इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। ओके, तो हम अगली जो धारा पढ़ेंगे उसमें ये है। तो हमें दोस्तों ये धारा जो 2, 3, 4 थी किसमें? भारतीय दंड संहिता में, उसको अगर कंपेयर करें तो ये धारा 1 की उपधारा 3 है, अगली 4 है 5। तो ये उपधारा 3, 4, 5 का अध्ययन करके सारी बातों को समझने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या 3 बातों का ध्यान रखना यह आवश्यक है कि पहला, इसमें जो कोई भी अपराध करे चाहे वो भारत का नागरिक हो या अनागरिक हो, हमें कोई लेना देना नहीं। Why? Because each and every person is subject to Indian criminal codes. Okay. दूसरे में अब अगली जो धारा पढ़ेंगे उसमें है कौन व्यक्ति? भारत का नागरिक। और ये उल्टे सीधे काम कहां कर रहा है? विदेश में। तो विदेश में तो माना ये जाता है कि अगर उसने भारत में ये कार्य किया होता तो दंड का भागी होता। तो वाई? बिकॉज तो जो व्यक्ति, तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ BNS। ओके, अब मैं पढ़ाता हूं आपको, समझो। देखो क्या लिखा है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। ये व्यक्ति भारत का नागरिक है, विदेश में कार्य कर रहा है, इसको इस तरह बढ़ता जाएगा मानो तूने बाहर नहीं बल्कि कार्य कहां किया? भारत के भीतर। और ये बंदा है कौन? भारत का नागरिक। तो भारत के दंडिक न्यायालय को क्षेत्राधिकार कौन देगा? या तो राज्य क्षेत्र, नहीं तो कौन देगा? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक अपराध कहां कर रहा है? भारत के परे, भारत के परे, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड इंडिया। ओके, अब अगली जो धारा आएगी ना उसमें बियॉन्ड एंड विदाउट इंडिया आएगा, बियॉन्ड एंड विदाउट इंडिया आएगा। तो देखो अब हिंदी में भी मैं पढ़ के बता देता हूं। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था, भारत के भीतर किया गया था, ऐसे उसको समझा जाए। समझ गए आप? तो पहले में तो हमें पहली जो उपधारा थी उसमें तो हमें 3 में तो देखना ही नहीं, कोई भी होने दो, भारत का नागरिक या अनागरिक, अपराध कहां किया? विद इन इंडिया। तो जो व्यक्ति आएगा ना बाहर से, ही इज सब्जेक्ट टू इंडियन म्युनिसिपल लॉ, है ना। तो भारत की जो विधियां तत्समय प्रवृत्त विधियां हैं वो विधि के अधीन होता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एट ऑल एक्सक्यूजेबल, दिस फैक्टम इज टू बी केप्ट इन माइंड, है ना। तो विधि की जो है ना अज्ञानता या आपको पता नहीं है, ये आपके क्षमा प्राप्त करने का आधार नहीं हो सकता। एट द मोस्ट क्या हो सकता है? At the time of infliction of the punishment, court may take into consideration, और आपको कमतर दंड से दंडित किया जा सकता है कि हाँ मान लिया कि आपको पता नहीं था, परंतु आपको पूरी छूट मिल जाएगी, ये सोचना भी मत। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों अगले में। अब ये की ये बात जो है ना मैं आपको इसी धारा 497 जो अब पहले तो हो गई थी, अब तो पूरी निश्चित ही हो गई, खत्म हो गई। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया था? असंवैधानिक। अब इसको जैसे मैंने आपको इंग्लैंड और जर्मनी के लोगों का उदाहरण देके बताया वैसे ही समझ लो कि एक भारत का नागरिक है और इंग्लैंड में जाकर के
किसी शादीशुदा महिला के साथ में कोई भी तरह के अवैध सेक्सुअल संबंध रखता है तो इलेजिटिमेट सेक्सुअल रिलेशन इज देयर ऑन द पार्ट ऑफ दैट इंडियन सिटीजन, तो उस व्यक्ति को ही मे बी प्रोसिक्यूटेड बिफोर द इंडियन कोर्ट्स। व्हाई? बिकॉज ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो यहाँ होता तो वो अपराध का और दंड का भागी हो गया होता। तो तुमने वहां जाकर के ये कृत्य किया है, भले ही इंग्लैंड में वो चीज अपराध नहीं है। देखो पर्सनल लॉ होता है ना, जो आपकी पर्सनल लॉ है, जैसे वी पीपल आर गवर्न्ड बाय द इंडियन मैरिज एक्ट 1955, तो एक व्यक्ति जहां भी वर्ल्ड में जाएगा अपने पर्सनल लॉ को साथ में ले जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति जो है ना यहाँ पर शादीशुदा है हिंदुस्तान में, और अपनी पत्नी और बच्चे तो यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठे हैं, और वो अमेरिका में कहीं जाकर के बस गया और वहां पर उसने दूसरी शादी कर ली। वहां पर भले ही अमेरिका में ऐसा करते कोई दंडनीय नहीं होगा, बट ही इज गवर्न्ड बाय इंडियन मैरिज एक्ट 1955, तो भारतीय विवाह अधिनियम 1955 से शासित होगा। तो ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी इन अमेरिका, देयरफॉर ही इज लायबल टू बी पनिश्ड विद इन इंडिया। तो भारत के भीतर वो जो है ना वो दंड का भागी होगा। किसके लिए? द्विविवाह के लिए। ये बात आप समझ करके चलो। अब है अगला जो प्रोविजन है वो क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रोविजन कहता है the provisions of this संहिता shall also apply to any offense committed by पहला any citizen of India in any place without and beyond India। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, ये इसमें फर्क नहीं किया। क्या है? ख क्या कहता है? ख कहता है कि या तो शिप है और नहीं तो क्या है? एयरक्राफ्ट है। वो रजिस्टर्ड कहां पे है? इंडिया में है। और क्या है? दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ इंडिया, फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग टेरिटरी, है ना। तो जहाज जो है ना तैरता हुआ राज्य क्षेत्र होता है। और मैंने आपको पहले ही इंडियन टेरिटरी में व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इंक्लूड्स शिप एंड एयरक्राफ्ट बोथ, प्रोवाइडेड दैट द सेम इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, द सेम इज फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ इंडिया, तो दैट इज कॉल्ड टेरिटरी, वो राज्य क्षेत्र है। अब वो कहीं पर भी होने दो। तो देखो हिंदुस्तान में जहां पे सी कोस्ट है, जहां पे जो समुद्र तट है, वहां से 12 मील तो अंदर तक भारत का राज्य क्षेत्र है। वहां अगर अपराध किया तो भारत के भीतर किया गया अपराध माना जाएगा। उससे आगे दैट इज कॉल्ड हाई सी, दैट इज कॉल्ड खुला समुद्र। और खुले समुद्र में कोई भी अगर कोई आदमी आपराधिक कृत्य करता है तो दैट इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का विषय हो जाता है। बिकॉज वो किसी भी स्टेट का नहीं होता, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, जापान का ही नहीं, वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर होता है। ये इस तरह से हमें इसको समझना है। तो ये देखो दो शब्द कहता है विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ये विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कमिटिंग एनी ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर, तो ये सी क्या कहता है? सी ये कहता है कि भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। ये कब जोड़ा गया? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था। उसके बाद में दिस हैज बीन इंसर्टेड और वो भारतीय दंड संहिता में जोड़ दिया गया था। नाउ दिस इज देयर बिफोर अस इन द टर्म्स ऑफ दिस ऑफेंस, और ये भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। अब वो बाहर बैठा है, कर रहा है ऐसा करते, तो फिर वो दंड का भागी हुआ। अब मैं आपको देखो एक चीज, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया जो शब्द आता है ना, और बच्चों का जनरली ये सवाल होता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। मैं आपको समझाता हूँ और बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि है क्या ये चीज। देखो दोस्तों, जैसे सोचो भारत में एक नागरिक है भारत का, वो शादीशुदा है। उसने क्या किया? अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। अपनी पत्नी का मर्डर करके और अपने ही बेडरूम में उसका बेडरूम का फर्श तोड़वा के और उसको 8, 9, 10 फीट गहरा गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद में नया फर्श बनवा दिया। नया फर्श बनवाने के बाद में उस आदमी ने इंडिया को छोड़ दिया और वो विदेश चला गया।
एज फॉर एग्जाम्पल वो स्वीडन चला, तो वो स्वीडन चला गया तो वहां जाकर के उसने स्वीडन की नागरिकता ले ली। तो स्वीडन की नागरिकता ले ली, तो अब सवाल ये है कि वो जिस व्यक्ति को मकान बेच करके गया था, उस व्यक्ति ने क्या किया कि प्लॉट काफी लंबा चौड़ा था, उसमें छोटी सी जगह पर ही वो इरेक्टेड हाउस था, तो उसने पूरे को डिसमेंटल करवा के और अपना नया बंगला बनाने की सोची। तो जब पूरे को डिसमेंटल करवा के और वहां पर बेसमेंट बनाने के लिए गड्ढे को गहरा किया, तो अंदर से जो है ना नर कंकाल निकला, मनुष्य का, मानव का कंकाल निकला। कंकाल निकला तो अफरा तफरी मच गई। तो अफरा तफरी मचने पर जो है ना ये पता लगा कि ये तो बॉडी जो है, ये जो अवशेष जो है, ये तो उस व्यक्ति की जो हिंदुस्तान छोड़ करके चला गया उसकी वाइफ का है, एंड ही हैज कमिटेड मर्डर ऑफ हिज वाइफ। तो देखो, वो व्यक्ति रहता स्वीडन में है, स्वीडन की नागरिकता लेते ही उसका भारत की नागरिकता क्या हो गई थी, ऑटोमेटिकली समाप्त हो गई थी। तो समाप्त हो जाने के बावजूद भी he will be treated like without and beyond India, without and beyond India। उसने अपराध किया था, at that time he was citizen of India। Now as on day today, though he is citizen of a foreign country, he is a foreign national, it makes no difference, he is subject to Indian criminal courts and he is going to be prosecuted for commission of the murder of his wife। ये इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों। तो ये हमारे सारी धाराएं जो हम आईपीसी में धारा 2, 3, 4 के रूप में पढ़ते थे, हम इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ आईपीसी धारा 2 में पढ़ते थे, फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कह दो और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोड कह दो, उसको हम धारा 3 और 4 में पढ़ते थे। वो अब धारा 1 की उपधाराएं बन गई है। और मैंने पिछली क्लास में दोस्तों आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो 511 धाराएं जो है ना, ये सिमट करके संख्या में 358 हो कैसे गई, है ना। और ये जो चैप्टर जो है ना 23 थे, वो सिमट करके 22 कैसे हो गए, 20 कैसे हो गए, सॉरी 20 कैसे हो गए, ये इस तरह हो गए। अभी आप पढ़ोगे ना, आगे आगे सारे पढ़ते जाना, सारी बातें समझ में आती जाएंगी। पर एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं कोई भी चीज को बहुत ही विस्तार से पढ़ाने में बिलीव करता हूं। मेरी क्लास का कोई भी आदमी रिकॉर्डेड कोर्स भी खरीदेगा ना, तो वो आदमी को कभी पढ़ते समय ये नहीं लगेगा कि मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं। उसको यही एहसास होगा कि थानवी सर तो हमारे घर पर है टीवी के या लैपटॉप के माध्यम से, और मैं हकीकत में ऐसे ही पढ़ रहा हूं और ऐसे ही पढ़ रही हूं जैसे मैं उनकी ऑफलाइन क्लास में बैठी हूं या बैठा। इसलिए आप इस बात से तो निश्चिंत रहना दोस्तों कि कोई अगर ये गलतफहमी में रहे कि हम जो है ना ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़ रहे हैं थानवी सर की, या फिर हमने थानवी सर का जो है ना रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर लिया है और हमको कुछ कम मिल रहा है और दूसरे बच्चे जो ऑफलाइन जा रहे हैं उनको कुछ ज्यादा मिल रहा है, ये इस तरह का नथिंग इज लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन इक्वल फुटिंग। तो अब आप सोचो कि लाइव क्लास होती है तो लाइव क्लास तो ऑफलाइन जो क्लास है उसका क्लासरूम लाइव आता है, और रिकॉर्डेड कोर्स तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला होता है। उसमें एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गए और टीचर हर एक चीज को, क्योंकि चलती क्लास में तो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी हो सकता है, बट रिकॉर्डेड कोर्स में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो इसलिए आप इस बात को लेकर कभी भी भ्रमित मत होना, आश्वस्त रहना, जो कुछ भी हमें पढ़ने को मिलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, ए क्लास कंटेंट होगा, और समझाइश ऐसी कि हम तो बिठा करके एक अनपढ़ आदमी को भी कानून पढ़ा दें। तो आप तो सारे लॉ ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, एलएलएम है, कोई पीएचडी है, कोई नेट सेट स्लेट किए हुए हैं, आप तो सारे विद्वान लड़के लड़कियां हैं, आपका क्या भाई, है ना। हम इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे और सारी बातों को समझते जाएंगे, है ना। अब इसमें देखो स्पष्टीकरण क्या लिखता है। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है, यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता, है ना। तो द टर्म ऑफेंस व्हिच हैज बीन यूज्ड एंड एम्प्लॉयड इन दिस सेक्शन बाय द लेजिस्लेचर, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस? Therefore, legislature itself thought fit to explain the same.
इसको स्पष्ट ही कर दिया गया है कि अपराध शब्द का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा किया गया कृत्य इस प्रकार का है, यदि आपने भारत में किया होता तो आप उस किए गए कार्य या अवैध लोभ के लिए 101% दंड के भागी होते, है ना। तो इट हैज बीन मेड वेरी क्लियर बाय द लेजिस्लेचर इटसेल्फ, देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखो, अब इसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से भी समझ लो। क जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो ए पर्सन ही बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नाउ ही इज कमिटिंग मर्डर बियॉन्ड इंडिया, तो भारत से परे वो क्या करता है, वो हत्या करता है। तो हत्या करने की दशा में वो व्यक्ति भारत में कहीं पर भी पाया जाएगा तो he will be prosecuted and he will be convicted and he will be punished। उसका बिल्कुल दांडी अभियोजन होगा और उसका अपराध साबित हो जाने पर उसे दोष सिद्ध किया जाएगा और उसे व्यवस्थित रूप से विद इन लॉ, विद इन द मीनिंग ऑफ लॉ, कानून के अनुसार उसे उचित रूप से दंडाधिष्ठ किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? ये लिखता है 1 जुलाई 2024 धारा 106 की उपधारा 2 के प्रावधान को छोड़कर अधिसूचना संख्या 1 ओ 850 ई दिनांक 23 फरवरी 2024 देखे भारत का राजपत्र असाधारण। इसमें क्या क्यों लिखा ये इसके लिए लिखा कि 106(2) में क्या है। हम पहले क्या पढ़ते थे, धारा 304 का पढ़ते थे भारतीय दंड संहिता में, है ना, कि कोई व्यक्ति जो है ना लापरवाही के कृत्य के द्वारा किसी की मृत्यु कारित कर देता था। तो ये 106(2) जो है ना हिट एंड रन का मामला है। हिट एंड रन तो किसी को मार देना और उसके बाद भाग जाना, है ना। तो इसमें क्या है कि अधिक दंड का प्रोविजन किया हुआ था, पर इसमें जनरल क्या हुआ था कि ट्रक ड्राइवर्स वगैरह सारी यूनियन इंडिया की मिलकर उन लोगों ने स्ट्राइक की थी, तो इसको 106(2) को लागू करना अभी के लिए रोका हुआ है। दिस इज नॉट इन फोर्स एज ऑन डेट टुडे। हिट एंड रन वाला मामला अभी प्रवर्तन में नहीं है। अब देखो, अब दोस्तों मस्त मजे की बात तो अब आई है और मैं आपको एक बात अच्छे से स्पष्ट कर देता हूं, गौर से सुनना। देखो, मेरे लेक्चर का जो है ना टाइम लेंथ लंबा हो सकता है, परंतु इसमें सारी तत्व की बातें होती, एक भी चीज बोरिंग नहीं, उबाऊ नहीं, उकताऊ नहीं, आपके ज्ञान में इजाफा करने वाली, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली बातें सारी। आपने इस तरह से ना तो पहले कभी आईपीसी पढ़ी होगी, ना ही अभी बीएनएस को पढ़ने का कभी मौका मिलेगा। जितना क्लैरिटी के साथ शब्द शब्द अक्षर अक्षर हम एक चीज को पढ़ेंगे, आपको खुद को इतना आनंद आएगा कि यस, माई कॉन्फिडेंस लेवल इज अप नाउ, आई एम नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बीएनएस। मैं सारे स्पेसिफिक ऑफेंसेस को जानता हूं और जानती हूं, ऐसा खुद आपको एहसास होने लगेगा। और मैं जो है ना ये शुरू के इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी पोर्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 1 to 3। इसमें मेरे कितने लेक्चर खत्म होते हैं आई डोंट केयर, बट मैं आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाना चाहूंगा। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो सारी बातें धारा 2 में, इसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से बना दिया है भारतीय न्याय संहिता में। पहले यही सारी बातें, निश्चित रूप से ये पहले परिभाषाएं थी और थी कहां पर, चैप्टर नंबर 2 भारतीय दंड संहिता में थी। और चैप्टर का टाइटल क्या था, जनरल एक्सप्लेनेशन। वो जनरल एक्सप्लेनेशन में से मैक्सिमम बातें सारी, एक इसकी सबसेक्शन 39 को छोड़ के बाकी सारी की सारी जनरल एक्सप्लेनेशन वाली बातें इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस इट इज देयर। सारी बातें आपके समक्ष है। और इसमें दोस्तों जो ये परिभाषाएं दी है ना, वो कैसे दी है, अब इनको अल्फाबेटिकली कर दिया। कैसा कर दिया, अल्फाबेटिकली। नहीं तो पहले देखो, पहले जैसे आप भारतीय दंड संहिता में पढ़ते थे तो आपको धारा 32 और 33 साथ में मिलती थी। 32 में एक्ट था और 33 में ओमिशन था ना, एक्ट और ओमिशन साथ में थे, और फिर सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज ऑफ ओमिशन थे, है ना। तो अब देखो, अब इन्होंने यहाँ पे अल्फाबेटिकली किया तो एक्ट तो नंबर 1 पे आ गया और ओमिशन ओ पे चला गया। तो इससे भी आप डरना घबराना मत,
मैं तो सारी बातें आपको अच्छे से समझा दूंगा, एकदम क्लैरिटी के साथ क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और मैं पढ़ाऊंगा तो व्यवस्थित तरीके से आप, मैं परिभाषा की एक एक चीज मैं क्यों बताने दे, आप समझो इस बात को कि हम ये परिभाषा वाला खंड पढ़ेंगे ना दोस्तों, ये परिभाषा वाला खंड पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी कि जितने पद परिभाषित कर दिए गए हैं, इन पदों को भारतीय न्याय संहिता में अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, बार बार बारंबार अलग अलग स्थानों पर इनको इस्तेमाल किया है। तो इट इज नॉट ओपन टू एनी पर्सन टू कॉन्स्टिट्यूट एनी अदर मीनिंग। कोई भी व्यक्ति इसका दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकता। वाई? बिकॉज ए पर्टिकुलर मीनिंग हैज बीन असाइन्ड। और वहां जाकर के धारा 2 की सबसेक्शन 39 में इसी बात को मेंशन किया है। क्या किया है मालूम है? कि वे सारे पद, वे सारे शब्द जो भारतीय न्याय संहिता में इस्तेमाल किए गए हैं परंतु इसमें परिभाषित नहीं किए, उनकी परिभाषा कहां है? उनकी परिभाषा वो लिखता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। और कहां पर है? इंडियन अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में है। और जो यहां पर भारतीय न्याय संहिता में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है और परिभाषा उन कानूनों में है, तो उनका अर्थ वही समझा जाएगा, द मीनिंग व्हिच हैज बीन असाइन्ड इन दोज लॉज टू दोज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। इट हैज बीन मेड क्लियर अंडर सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 39 ऑफ द बीएनएस। आप डरो मत, घबराओ मत। आईपीसी जो है ना जाती रही, अब पीछे जाते जाते लोगों को परेशान कर रही है परीक्षाओं के मामले में, बाकी वो तो निश्चित है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि दंड विधि जो है ना, दंड विधि हमेशा जब भी नहीं आती है, दैट इज अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। वो भूतकालीन प्रभाव नहीं होता, वो भविष्यवर्ती आगे लागू। तो इसलिए 1 जुलाई 2024 को जब ये लागू हुई है, उसके बाद में अगर किसी का मर्डर हुआ है तो बीएनएस में दर्ज होगा, ना कि धारा 302 भारतीय दंड संहिता में नहीं होगा। अभी भी बच्चे भ्रमित हैं, मेरे को फोन करते हैं, मेरे से मिलते हैं, एक ही रामायण करते हैं, सर ये ऐसा वैसा ये। अरे मैं उनको कहता हूं, मैंने कहा निर्सित का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? ये तुम्हारी सुविधा के लिए ही देता है हाई कोर्ट राजस्थान का कि तुम जो है ना आईपीसी को भी पढ़ो और बीएनएस को भी पढ़ो, ताकि तुम्हें जो है ना कोई तरह का नहीं हो। और तुम्हें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जैकेट बदला है, केवल ये नाम बदला है, बाकी कंटेंट पूरा का पूरा जस का तस वही। मैं एक बात बताऊंगा आपको, पते की बात ये है कि सर जेम्स फिट्ज स्टीफन ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था इंडियन एविडेंस एक्ट का, मात्र 167 धाराएं थी। जजेज परेशान थे, मैजिस्ट्रेट परेशान थे, वकील भी परेशान थे। कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता था कि आई एम हैविंग ए टेरिफिक कमांड ओवर दिस। नो। और जबकि उसके विपरीत कितनी धाराएं? आईपीसी में 511 और सीआरपीसी में 484। तो सीआरपीसी में दोस्तों 484 धाराएं, आईपीसी में 511 धाराएं। और उसके ठीक विपरीत मात्र 167 धाराएं कहां पर थी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में। और उसने भी लोगों की यहां तक जान साथी, क्योंकि यू आर possessing good knowledge of BNSS, you are having good knowledge of BNS, but you are not aware of the provisions of the law of evidence, that is BSA। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अगर आपको जानकारी नहीं है, आप जो साबित और ना साबित को नहीं समझते, तो आप कुछ नहीं समझते। इसलिए अगर कमांड करना है ना, तो तीनों कानूनों को इक्वल फुटिंग पर रखो। और ये मैं सिखा दूंगा आपको कि इक्वल फुटिंग पर कैसे रखते हैं, कैसे इनके ऊपर पकड़ की जाती है। आपको अगर रटने की आदत पड़ी हुई ना, 100% भूल जाओगे आप। क्यों? क्योंकि मैं आपको कानून को समझा दूंगा, और जो समझ जाएगा ना उसको याद हो जाएगा। याद होने के बाद में तुम चाहो तो भी भूल नहीं सकते। और देख लो, अभी मैं परिभाषाओं की सारी बातें आपके समक्ष एक एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाऊंगा। आपको खुद को लगने लगेगा कि अब हमारा कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हुआ है। ये परिभाषाएं जो धारा 2 में दे रखी हैं, सबसेक्शन 38-39 तक, इनको तो हमने जनरल एक्सप्लेनेशन में पहले पढ़ा है, पर हमें इस तरह वो समझ में नहीं आई जैसी आज आई है, और निश्चित रूप से आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अब क्या लिखता है मालूम है? इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अब पहला शब्द है एक्ट।
Act denotes as well as a series of acts, single act. कार्य किसे कहते हैं? कार्यों की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। तो देखो एक बात ध्यान रखना, एवरी ऑफेंस इंक्लूड्स इट्स अटैम्प्ट, लाइकवाइज दिस एवरी एक्ट इंक्लूड्स इट्स इलीगल ओमिशन। तो देखो कमीशन एंड ओमिशन दो शब्द हैं। कार्य को करना, तो कार्य को करना दिस माइट बी एन ओवर्ट एक्ट, खुला कार्य होता है, ये हाथ उठाया और क के कान के नीचे खींच के थप्पड़ मारी तो आपने कार्य किया है। परंतु आप एक मां होकर के अपने नवजात शिशु को दूध नहीं पिलाती हैं, यह अकार्य है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ओमिशन। और ओमिशन कैसा होना चाहिए? इलीगल। तो मैं समझा दूंगा आप, मैं पहले भी समझाता था ना। मैं अपराध शब्द जब धारा 40 आईपीसी में आता था तो मैं पहले तो ये बताता था कि अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में कैसी है, अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 2N में कैसी है, और जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी दिया होगा तो वहां अपराध की परिभाषा कैसी है। तो अपराध की परिभाषा के लिए सबसे अहम बात क्या होती है? हम जब अपराध का एस्पेक्ट आएगा ना तब हम पढ़ेंगे कि हाउ एन ऑफेंस इज कमिटेड, हाउ एन ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड, अपराध कारित कैसे किया जाता है, अपराध का गठन कैसे होता है, और अपराध को करने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या? कार्य चाहिए। क्या चाहिए? और कार्य में अकार्य शामिल है। इसी तरह हर अपराध में उसका प्रयत्न शामिल है। यू कैन नॉट एक्सक्लूड अटेम्प्ट फ्रॉम द offense itself. Why? Because you are proceeding towards a particular direction to commit a particular offense. There is utter failure on your part, then your act is converted into an attempt. आपका कृत्य किसमें तब्दील हो जाता है? प्रयत्न। आप मेरे जेब में पीछे हाथ डालो जीन्स के अंदर और आपको अठन्नी भी मिली नहीं, तो दिस वाज एन अटेम्प्ट कमिटेड बाय यू, दैट इज अटेम्प्ट टू थेफ्ट। ये चोरी का प्रयास, ठीक है ना। तो इसलिए इनको पढ़ने के लिए समझना पड़ता है कि हर अपराध में उसका प्रयत्न शामिल है और हर कार्य में उसका। तो अब ये क्या कहता है कि सिंगल एक्ट, एक अकेला कार्य, और अपराध को है ना, अपराध एक अकेले कार्य से होता है, अपराध कई कार्यों से मिलकर बनता है। देयरफॉर देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट्स, सीरीज ऑफ, तो यहां पर ही डाल दिया, नहीं तो वहां पे आईपीसी में पहले धारा 32 और 33 में अलग अलग था। तो अब वहां पे कार्य था, कार्य का लोप था, और वहां पर कार्यों की आवली थी और लोपावली थी। तो सीरीज ऑफ ओमिशंस एंड सीरीज ऑफ एक्ट्स, एक्ट सिंगल, ओमिशन सिंगल, ऐसा था। किसमें? भारतीय दंड संहिता में। मैं भी इसे चूकूंगा नहीं, मैं आपको भारतीय दंड संहिता की सारी बातें रेफर करते रहूंगा, बताते रहूंगा, ताकि आपको कोई तरह का भ्रम और डर नहीं रहे, ठीक है। तो ये कार्य में क्लियर हो गया। नाउ यू कम टू सेकंड। वो ये कहता है एनिमल, जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी। साइंस पढ़ते हैं ना, तो साइंस में तो हम भी एनिमल है, क्योंकि साइंस तो दो ही चीजें पढ़ाती है, एनिमल एंड प्लांट। तो वी आर फॉलोइंग विद इन द मीनिंग एंड एम्बिट ऑफ द टर्म एनिमल। बट हम दंड विधि को पढ़ेंगे तो हमसे जुदा कर दिया इसको। तो क्या लिखा? मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी है, दैट इज कॉल्ड जीव जंतु, दैट इज कॉल्ड जीव जंतु। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एनिमल। ओके, अब ये शिशु, शिशु की परिभाषा पहले जो है ना भारतीय दंड संहिता में नहीं थी। शिशु कौन है? हम देखो घर परिवार में से बाहर निकलेंगे, कानून की पढ़ाई करेंगे, तो कानून की पढ़ाई को कानून के दृष्टिकोण से ही समझना पड़ेगा, और उसको इसी तरह हम समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? शिशु से अभिप्राय है 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। ए पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ हिज और हर 18 years, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड child. This term has been defined in BNS first time. Otherwise, there was no such definition in Indian Penal Code. भारतीय दंड संहिता में यह परिभाषा थी नहीं, भारतीय दंड संहिता में यह परिभाषा नहीं थी कि शिशु किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप कहो तो इंग्लिश में भी बता दूं, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 years। हर वो व्यक्ति जो मानव है, मनुष्य है, मेल है या फीमेल है, उन्होंने अपने जीवन के 18 साल पूरे नहीं किए हैं, वो चाइल्ड में शुमार होते हैं, दैट इज कॉल्ड शिशु। ओके,
और उसके बाद अब आता है काउंटरफीट। काउंटरफीट में क्या कहते हैं मालूम है? कि कूटकरण हिंदी में कहते हैं कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह सदृश से प्रवंचना करे या संभाव्य जानते हुए करता है कि उसके द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, ये कहा जाता है। देखो कूटकरण दैट इज कन्फाइंड अप टू कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स एंड करेंसी नोट्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि एक चीज को दूसरे के सदृश बनाना ताकि किसी के साथ धोखा हो जाए। लोग जनरली, बच्चे लोग ऐसा करते हैं गलियों में, मैं देखता हूं कि जैसे किसी ने अगर 2 50 पैसे के सिक्कों को आगे पीछे किसी भी एडहेसिव के द्वारा चिपका दिए और चिपकाने के बाद में रात को, शाम को, अंधेरे में किसी कोई बूढ़े दुकानदार के पास जाकर के उसको 5 रुपए में चला दिया, तो जोड़ा क्या था? 50-50 पैसे के 2 कॉइन थे और चलाया कितने में? 5 रुपए में। दिस इज नॉट ए काउंटरफीट। वाई? बिकॉज अपेरेंटली कोई हाथ में लेके देखे तो पता चलता है कि 50 पैसे के सिक्के हैं। तो काउंटरफीट के लिए, कूटकरण के लिए क्या चाहिए? अगर आप कॉइन को काउंटरफीट करना चाहते हो ना, तो 5 रुपए के सिक्के के सदृश होना चाहिए, उस सिक्के के ऊपर भी 5 रुपए लिखा होना चाहिए। ये बात अलग है कि वो हूबहू वैसा होने की आवश्यकता नहीं है, उसकी रिजेम्बलेंस वैसी की वैसी होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो हाथ में लेने पर, गौर से देखने पर सबको पता चलना चाहिए कि दिस इज ए काउंटरफीट कॉइन फॉर ₹5। और जबकि उस बच्चे ने क्या किया था? बच्चे ने तो 2 अठन्नियां जोड़ दी थी, अठन्नियों को जोड़ के 5 रुपए में चलाया था। दिस इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस। वाई? बिकॉज ये 5 रुपए के सदृश है नहीं। अगर उसके ऊपर भी केवल 5 लिखा होता, 5 रुपए लिखा होता, और वो जो है 5 रुपए के सिक्के के आसपास मिलता होता, और उसने बनाया किस प्रयोजन से था कि इससे क्या की जा सके? प्रवंचना की जा सके। प्रवंचना को क्या कहते हैं मालूम है? डिसेप्शन। क्या कहते हैं? डिसेप्शन। इसको हिंदी में धोखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोखा। किसी को धोखा दिया जाए। आगे आएगा, फ्रॉडुलेंटली आएगा। फ्रॉडुलेंटली में हम फ्रॉड पढ़ेंगे, डी फ्रॉड पढ़ेंगे, तब ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह आप ये पढ़ना और समझना। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। शुड बी एग्जैक्ट। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो, एग्जैक्टली हूबहू वैसा होने की आवश्यकता नहीं है, उसके आसपास रिजेम्बलेंस हो ताकि कोई भी आदमी गच्चा खा जाए और आप उसको धोखा दे दो। धोखा दो तो भाई 5 रुपए का सिक्का नकली आप देके 5 रुपए की चीज लाए, तो आपने क्या किया? आपने उसको, यू हैव कॉज्ड ए लॉस टू हिम, आपने उसको हानिकारित कर दी, है ना। पर वो कॉइन कैसा होना चाहिए? 5 रुपए का। ये बात समझ करके explanation 2. When a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person causing one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew to be likely that deception would thereby बी प्रैक्टिस्ड। आपको ये पता था कि मैंने जो चीज बनाई है, जो एक चीज के सदृश है, और मैं इसको सही रूप में चलाने को जाऊंगा, तो किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या हो सकता है? धोखा हो सकता है। There was a likelihood of practicing a deception by you, therefore it has been made clear by the legislature. Okay? ये मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ा दिया। अब आ गया कोर्ट। न्यायालय किसे कहते हैं? देखो, धारा 19 और 20 आईपीसी में दोनों परिभाषाएं थी, तो आप एक बात समझ के चलना। तो पहले जज शब्द की परिभाषा थी, फिर बाद में न्यायालय था। अब यहां पर सी फॉर कोर्ट आ गया, जे फॉर जज तो बाद में आएगा। तो कोर्ट के माने क्या होता है? कोर्ट के माने बिल्डिंग नहीं होता जिसके बाहर लिखा है राजस्थान उच्च न्यायालय, नो। जिसके बाहर लिखा हुआ है
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर। नो, that building is not a court, that building is the building, that is a structure where judge is sitting, है ना। तो ये जो न्यायालय की जो परिभाषा जो है ना, ये बिल्कुल अलग तरीके से समझनी है दोस्तों, कि पहले तो न्यायाधीश कौन होता है उसको हम समझ लेते थे, और उसके माध्यम से तो देखो न्यायालय की परिभाषा जो है ना, द टर्म कोर्ट हैज बीन डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द टर्म जज। न्यायाधीश के माध्यम से इसको समझाया हुआ है। दिस फैक्टम इज टू बी केप्ट इन माइंड बाय यू पीपल। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं, पहले हिंदी में समझाऊंगा, सो दैट यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड दिस टर्म। न्यायालय किसे कहते हैं? न्यायालय से वह न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है। One person in the capacity of the designated judge, he has been empowered by the law to act judicially, to act judicially. तो हर वो व्यक्ति जो empowered by law है to act judicially अकेला, और नहीं तो देयर इज ए ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस। तो क्या लिखता है? या कोई न्यायाधीश निकाय, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ जजेस, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा है। तो सच जज और बॉडी ऑफ जजेस, दे आर एक्टिंग जुडिशियली। इफ दे आर एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली, दे कैन नॉट बी सेड टू बी ए जज। वो न्यायाधीश नहीं। न्यायाधीश होने के लिए क्या चाहिए? न्यायाधीश होने के लिए न्यायाधीश की परिभाषा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो न्यायाधीश के माध्यम से शब्द कोर्ट की परिभाषा दी। हाउ इट हैज बीन डिफाइंड, व्हाट इज मीन बाय कोर्ट? कोर्ट मीन्स ए पर्सन इन द कैपेसिटी ऑफ द जज empowered by the law to act judicially, or a body of judges in the capacity of the body of judges, they are acting judicially, they are acting judicially। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सीआरपीसी की धारा 209 में, सीआरपीसी जो पहले थी उसकी धारा 209 में मैजिस्ट्रेट जो है ना, जब अपराध का संज्ञान लेता था, पुलिस के द्वारा उसके समक्ष आरोप पत्र पेश करने पर वो अपराध का संज्ञान लेता था, और उससे संज्ञान लेते समय ये प्रतीत होता था कि ये केस दिस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो उसे धारा 209 में उपार्पित कर देता था। दैट इज कॉल्ड कमिटल ऑफ द केस बाय द मैजिस्ट्रेट टू द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, वो ऐसा करता था। तो वो जो है ना, दैट एक्ट वाज नॉट एट ऑल ए जुडिशियल एक्ट, दैट वाज प्योरली an administrative act, therefore that act was done by the magistrate, not in the capacity of the judge। वो न्यायाधीश नहीं, वो न्यायाधीश नहीं तो that is not a court। अब जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, अगर जानकारी ये बहुत हैरत में होगी, आप कैसे हैरत में हो सकते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल किसी भी स्टेट का, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल जो है ना, वो सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, but wo in that capacity he is not acting judicially, therefore the office of registrar is not at all a court। वो न्यायालय नहीं है, वहां लोगों के मामलों की सुनवाई नहीं होती। why? because that man is not acting judicially, he is simply acting administratively। वो प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देता है, वो न्यायिक कार्य नहीं करता, इसलिए वो न्यायाधीश नहीं है। वो न्यायाधीश नहीं है तो जहां पर वो बैठता है वो न्यायालय नहीं। एक चीज आपको बताऊं, मैंने इसलिए पहले आपको क्लियर कर दिया कि बिल्डिंग कोर्ट नहीं होती दोस्तों। कोर्ट तो वो स्थान होता है जहां पर एक व्यक्ति सरकार के द्वारा बैठाया जाता है और वो न्यायिक कार्य करता है। अभी मैं आपको एक किस्सा जोधपुर का बताऊं तो आपको समझ करके इस बात से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुझे, हालांकि पब्लिकली नाम नहीं लेना चाहिए, एक व्यक्ति है जिसको लोग बापू कहते हैं, पूरा नाम भी बता देता हूं, आसाराम बापू। वो आसाराम बापू जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। तो क्या होता था कि उसकी जब भी तारीख पेशी पड़ती थी, तो तारीख पेशी पड़ती थी उसकी, तो उसके जो है ना चेले चपाटी पूरे हिंदुस्तान में से जोधपुर में जुट जाते। और जोधपुर में जुट करके क्या करते वो जोधपुर में जुट जाते और सारे के सारे लोग जो है ना लाइन लगा के खड़े हो जाते, और वो वज्र वाहन में पुलिस जो है ना वो आसाराम बापू को बैठा के कोर्ट के पेशी पे ले जाती। तो when it was brought into the notice of Honorable Rajasthan High Court कि भाई this sort of chaotic circumstances are there in the court premises,
और ये बहुत हुड़दंग होता है, ये होता है, वैसा होता है। तो ए मैसेज वाज कम्युनिकेटेड टू मिस्टर बापू कि या तो आप अपने चेले चपाटियों को समझा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए न्यायालय जो है ना इस जेल में लगेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, वो सुनवाई करने वाला जो न्यायाधीश था वो कहाँ आकर बैठ जाता? जोधपुर के सेंट्रल जेल में। तो वो क्या हो जाता? कोर्ट हो जाता। तो ए पर्सन हु इज सिटिंग देयर इन द कैपेसिटी ऑफ द जज एंड ही इज एक्टिंग जुडिशियली, देयरफॉर दैट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहले कोर्ट ऑफ जस्टिस था, अब केवल कोर्ट कर दिया है ना। कोर्ट ऑफ जस्टिस था, न्यायालय हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मैं समझाते रहूंगा आपको। फिर देखो, ये है डेथ। क्या है? डेथ। अब मृत्यु किसकी? मृत्यु किसी जानवर की नहीं। दिस लॉ डील्स विद ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन एक्ट, ह्यूमन बिहेवियर दैट इज कॉन्ट्री टू द बीएनएस। तो भारतीय न्याय संहिता के विपरीत जिसका भी आचरण है, जिसका भी कृत्य है और जिसका भी लोप है, ही इज लायबल टू बी prosecuted in accordance with the law under a particular provision. Why? Because he is the offender, alleged offender. तो फिर इस तरह करना पड़ेगा, और इस तरह जब करना पड़ेगा तो हमें समझना पड़ेगा। तो मृत्यु शब्द से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। दिस इज कॉल्ड डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे ना, ये हम भारतीय दंड संहिता में मेरे ख्याल से धारा 46 में था ये। अब चूंकि हमको खुद को भी इन्होंने क्या कह दिया कि आपने पूरी भारतीय दंड संहिता के हर प्रोविजन को कंठ में डाल के रखा है, टेक्स्ट को कंठ में ही रखो, धाराओं को बदली करो, क्योंकि हमने तो सीक्वेंस बदल दी। हम विधानमंडल हैं, हमने सीक्वेंस बदल दी है, इसलिए आप भी अपने कंठ में मूल पाठ को तो जस का तस रखो और उसकी धारा का नंबर बदल दो। तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर तो हूं नहीं, मुझे धाराओं का नंबर बदलने में टाइम लगेगा। आप खामखा डर रहे हो, डर तो थान सर भी रहा है। और मेरे से कोई भी तरह की अगर कोई धारा को कोट करने में, if there is any sort of error on my part so far as mathematical number of a particular section is concerned, may kindly excuse me, मुझे माफ कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं तो खुद भी हार्ड मास का पुतला हूं, वैसा ही जैसे आप लोग। तो इसलिए इस तरह हम समझ करके चलेंगे। अब ये बेईमानी, मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रियम। तो सवाल ये आता है कि क्या ये सूत्र जो है ना, ये भारत की दंड संहिता में या जो भारतीय न्याय संहिता में इसमें लागू होता है? तो हाँ साहब लागू होता है। तो कैसे लागू होता है? पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो पॉजिटिवली लागू कैसे होता है? पॉजिटिवली लागू ऐसे होता है कि भारतीय न्याय संहिता में हर एक अपराध का गठन करने के लिए एक टर्म दे दी है। That is the point. That is a mens rea, है ना, for the purpose of constitution of a particular offense। अब ये बेईमानी से हम समझते हैं। तो बेईमानी से को समझने के लिए हमें क्या दो शब्दों की जरूरत होती है जो हम आईपीसी में पढ़ते थे। एक पढ़ते थे रॉन्गफुल गेन, दूसरा पढ़ते थे हम रॉन्गफुल लॉस। और रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस पढ़ने के बाद हमें समझ में आती थी बेईमानी। और बेईमानी को जब पढ़ लेते थे ना, तो बेईमानी कहां है? बेईमानी एक तत्व है, दिस इज एलिमेंट। इसकी प्रेजेंस ही अपराध का गठन करती है। इट इज एब्सेंटेड देन देयर इज नो ऑफेंस मेड आउट, कोई अपराध बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चोरी में है, दूसरा कहां पर है? उद्दापन में है, फिर कहां पर है? लूट में है, फिर कहां पर है? ये आपराधिक दुर्विनियोग में है, फिर ये कहां पर है? आपराधिक न्यासभंग में। सब जगह बेईमानी का स्वरूप है। तो ये बेईमानी दैट इज डिसऑनेस्टली, फिर कौन सा है? फ्रॉडुलेंटली। ये सारे इंटेंशनली, नोइंगली, वॉलंटरीली, ये सारे के सारे जो है ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द। सवाल ये है, ये जहां जहां मौजूद है तो वी कैन से दैट एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रिया, दिस इज एप्लीकेबल टू बीएनएस। और नेगेटिवली कहां पर है? जब हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जनरल एक्सेप्शन। और जनरल एक्सेप्शन में क्या पढ़ेंगे? बिकॉज उसका कारण है, हम जब उसमें पढ़ेंगे तो हमको क्या पढ़ने को मिलेगा? नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं, कोई बात अपराध। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्त, आप ये मान करके चलो कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जनरल एक्सेप्शन आएंगे तो उनको बहुत ही क्लैरिटी के साथ पढ़ लेना, समझ लेना, आपका भला हो जाएगा।
इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, आपका भला हो जाएगा दोस्तों। आप हर चीज को क्लैरिटी के साथ, हर चीज को क्लैरिटी के साथ पढ़ करके समझ लोगे ना, आपको किसी से कोई तरह की असिस्टेंस और मदद लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और एकदम व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।